हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों को जैसा आपकी पता है कि समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022, ये पुस्तक आपकी लॉन्च हो चुकी है और इस पुस्तक पर आधारित सारे आपके वीडियो लेक्चर श्रृंखला इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगे, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, उसके अलावा आपका खेल, संक्षिप्तकियां, साथ ही साथ बिहार स्पेशल के बारे में सारी चीज़ों का उल्लेख आपको इस पुस्तक में मिलेगा। पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर, जैसा कि आप जानते हैं कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर आपको जो है यहाँ पर एक प्रकार से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पीडीएफ के द्वारा आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं ये आपके लिए विजिबल नहीं होती हैं। इसीलिए समसामयिक घटना चक्र के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको इन सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और साथ ही साथ ये जो आपकी पुस्तक है प्रतिदृष्टि 2022, इसे आप समसामयिक घटना चक्र के ऐप पर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं और मार्केट में भी आपकी जो किताब है उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं, आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट 3 के बारे में। 2 पार्ट इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे जो बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित पॉइंट हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आज अपने शुरुआत करेंगे नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित पॉइंट को आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है नोबेल पुरस्कार 2021, जिसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। आपको जैसे पता ही है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी, जबकि जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये आपका जो है 11 अक्टूबर को 2021 में स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इस अवार्ड की, नोबेल पुरस्कार की, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। और किसे दिया गया है? तो 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, जिनमें से तीनों आपके कहां से संबंधित हैं? तो अमेरिका से, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बल्सन। ये तीनों लोगों को आपका अर्थशास्त्रियों को जो है पुरस्कार दिया गया है नोबेल का। ये आपके डेविड कार्ड कनाडा से हैं, राष्ट्र मूल के, और अमेरिका में रहते हैं, यानी नागरिकता अमेरिका की है। उसी प्रकार ये इजराइल के हैं और ये नीदरलैंड के हैं, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जो डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए अवार्ड मिला है नोबेल पुरस्कार, और जो जोशुआ एंग्रेस्ट हैं और गुइडो इम्बल्सन हैं, इनको कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके प्रणालीगत योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है नोबेल शांति पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है शांति पुरस्कार आपका नोबेल में। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे की संस्था ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और यह पुरस्कार मारिया रेशा कहाँ के हैं? फिलीपींस के, और दमित्री मुराटोव ये रशिया के हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में इन्हीं दमित्री मुराटोव के द्वारा ही अपने नोबेल प्राइज का जो प्राप्त पूरा हिस्सा था वो यूक्रेन में पीड़ितों के लिए दान कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 लोगों को दिया गया है, और ये क्यों दिया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए ये आपका अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा वर्ष 2012 में मारिया रेशा ने खोजी पत्रकारिता हेतु रैपलर नाम के एक डिजिटल मीडिया कंपनी की स्थापना की थी, और ये एक प्रकार से योगदान देती है कई अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के लिए। जबकि 1993 में दमित्री मुराटोव जो रशिया के हैं उनके द्वारा नोवाया गजेटा नाम का एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना किया गया था। ये दोनों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये स्टॉकहोम की संस्था है द स्वीडिश एकेडमी, इसी के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा इसे किसे दिया गया है? तो तंजानिया, जो एक प्रकार से मूल रूप से तंजानिया के हैं और इंग्लैंड के निवासी हैं,
नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, उनको दिया गया है नोबेल आपका साहित्य का। उसमें यह पुरस्कार जो है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणा में चित्रण के लिए दिया गया है। और आपको पता है नोबेल का साहित्य का जो पहला पुरस्कार है हमारे देश में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारतीय की अगर बात की जाए तो उसमें रसायन विज्ञान का नेक्स्ट हमारा नोबेल पुरस्कार है। यह भी किसके द्वारा, तो स्टॉकहोम की वही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। और इसमें ये जो पुरस्कार है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन जो आपके हैं ये ब्रिटिश अमेरिकी हैं, इनको संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया इस सम्मान से। इसमें दोनों वैज्ञानिकों को ये जो पुरस्कार है ये असममित यहाँ पर ऑर्गेनोकैटालिसिस के एक प्रकार से विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है। दो वैज्ञानिक हैं, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिकी हैं। उसके अलावा भौतिक विज्ञान में ये भी स्वीडिश आपके द रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। और इसमें ये जो पुरस्कार है जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। और ये 3 वैज्ञानिक हैं कौन से, तो सुकुरो मनाबे जापानी मूल के अमेरिकी हैं, क्लॉज हैसलमैन जर्मनी के हैं। इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उसकी परिवर्तनशीलता के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2021 का। उसके अलावा जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 का जो दूसरा आधा हिस्सा है वो जॉर्जियो पैरिसी को दिया जाएगा, जिनका संबंध कहाँ से है, इटली से इनका संबंध है। और इन्हें क्यों दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो परमाणु से ग्रहीय पैमाने पर भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है चिकित्सा विज्ञान, जो 4 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, तो नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। यह जो पुरस्कार है चिकित्सा क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है संयुक्त रूप से। कौन कौन है, तो डेविड जूलियस और एडम परपोटियम। ये कहाँ के हैं, तो दोनों लोग अमेरिकी हैं, याद रखिएगा, दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिनमें इन्हें वैज्ञानिकों को तापमान तथा स्पर्श हेतु ग्राहियों यानी रिसेप्टर्स की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। और डेविड जूलियस तथा एडम परपोटियम का जो कार्य है ये सोमैटो सेंसेशन नामक क्षेत्र पर केंद्रित था। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके नोबेल पुरस्कार थे उनसे संबंधित प्रश्न थे। आपको पता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। शुरुआत 1901 में किया गया था। उसके अलावा इसमें 1969 में इसमें इकोनॉमी को जोड़ा गया था। इकोनॉमी को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, भारत की तरफ से कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो 10 लोगों को। पहला पुरस्कार किसे मिला था, तो 1913 में भारत में पहला पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और हाल ही में किसको पुरस्कार दिया गया है, तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को यहाँ पर इकोनॉमी में पुरस्कार दिया गया है। और 2014 में भी शांति के लिए पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। यह पॉइंट याद रखिएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ये इसका 14वां वार्षिक संस्करण है, याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक का। और इसका जो प्रकाशन है वीपो के द्वारा यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें 11वें वर्ष लगातार यहाँ पर स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और भारत 2 स्थानों के सुधार के साथ में 46वें स्थान पर है। कौन से, भारत 46वें स्थान पर है, याद रखिएगा। कितने स्थान के सुधार के साथ में, तो 2 स्थान के सुधार के साथ में। उसके अलावा 2021 में अंगोला 132वीं रैंकिंग, ये सबसे अंतिम स्थान पर है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 46 है। पहले स्थान पर कौन है, तो 11 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड बना हुआ है। 132वीं रैंक किसकी है, तो अंगोला सबसे अंतिम स्थान पर है, याद रखिएगा। इसमें 3 शीर्ष आपके हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस। नाम क्या है, एक 3 देशों का रक्षा साझेदारी ये आपका है जिसका नाम है ऑकस। ये जो आपका है कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा
ये आपका यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी है जिसको नाम दिया गया है AUKUS। ठीक है, इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। और यह जो है एक प्रकार से साझेदारी जो है साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीकी और कुछ अंतः समुद्री क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगी। नेक्स्ट हमारा है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, यानी इस आपके रैंकिंग में विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 2022 की ये आपकी रैंकिंग में 71 भारतीय संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 63 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया था। जिसमें भारतीय संस्थानों में टॉप की अगर बात करें तो IISc बेंगलुरु जो है इसे सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। इसमें अगर बात करें पूरे वैश्विक स्तर पर तो शीर्ष पर ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद दूसरे पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है आपका USA का, उसके अलावा हार्वर्ड। ये टॉप 3 आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया और हार्वर्ड। और उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से आपका जितने भी सूचकांक थे और आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर आपका शुरू होगा जितने भी महत्वपूर्ण आपकी एक प्रकार से बैठक हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। कौन से? सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिनमें आपका G7 है, G20 है, ब्रिक्स है, आसियान है, सार्क है, इन सारे देशों के बारे में बात किया जाएगा। पहला आपका है 48वां G7 शिखर सम्मेलन। कौन सा? 48वां G7 शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की गई है। कहां पर? स्लॉस एल्माउ में। ठीक है, स्लॉस एल्माउ में जर्मनी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है 2022 में। आपको पता है G7 जो आपका है 2021 में G7 की अध्यक्षता किसने किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। उसके बाद G7 की अध्यक्षता आपका 2022 में कौन कर रहा है? तो जर्मनी कर रहा है। और इसी की अध्यक्षता 2023 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो जापान 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 7वां अवसर है जब जर्मनी G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है 7वीं बार। इस आपके शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका तथा यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें से भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं। और इस सम्मेलन के दौरान अंत तक एक क्लाइमेट क्लब की स्थापना पर सहमति बनी है और वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता जापान करेगा, जो इसके पहले हमने इसके बारे में आपसे बताया है। नेक्स्ट हमारा है 14वां ब्रिक्स। ये संस्करण याद रखिएगा जितने भी आपके सम्मेलन हैं। कौन सा? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा जो आपका ब्रिक्स है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपका 2021 में इसकी अध्यक्षता भारत ने किया था। किसने? भारत ने। और 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। जबकि 2023 में इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका के द्वारा। यह आपका 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चाइना में संपन्न हुआ है और इसमें ब्रिक्स नेताओं ने बीजिंग घोषणा पत्र को अंगीकृत किया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। या दक्षिण अफ्रीका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान होगा। अगला हमारा है क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है एक प्रकार से ये आपका चतुर्भुज, जिसमें 4 देशों का एक गुट है ये क्वाड, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। और इन्हीं 4 देशों के द्वारा ही मालाबार युद्धाभ्यास भी किया जाता है। मालाबार जिसकी शुरुआत 1992 में किया गया था, लेकिन इसमें जापान 2015 में शामिल होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसमें 2020 में शामिल हुआ है और ये बन गया है क्वाड। ठीक है, तो क्वाड का शिखर सम्मेलन भी अभी आपका आयोजित किया गया है और ये कहां पर हुआ है? तो जापान में। ठीक है, क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में जाना जाता है और इस समूह में शामिल जो 4 देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। और यह सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज तथा जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इसमें 4 देशों के जो एक प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष थे वो इसमें शामिल थे या एक प्रकार से प्रधानमंत्री शामिल थे। उसके अलावा
नेक्स्ट हमारा है चौथा, भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता क्या है? तो याद रखिएगा 2+2 का मतलब होता है दो कैबिनेट मंत्रियों का मिलना, यानी दो अलग अलग देशों के दो दो कैबिनेट मंत्रियों का मिलना, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल थे। ठीक है, रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर प्रसाद इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहां पर किया? आपका वॉशिंगटन डीसी में इस चौथे भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया है। जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के द्वारा इसमें यहाँ पर बातचीत की गई है। समझौते कई सारे किए गए हैं, जिनमें पहला संवाद के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा नासा और इसरो भारत का अंतरिक्ष संस्थान है, जबकि नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखिएगा, जिसने सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया है। और ये जो आपका उपग्रह है इसका प्रक्षेपण वर्ष 2023 में भारत से किया जाएगा। ये मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। नेक्स्ट हमारा है पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। कौन सा? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जिसमें शामिल टोटल देशों की संख्या कितनी है? 7 देश इसके अंतर्गत आते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। इस सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा। ये वही देश है जिसमें एक प्रकार से आर्थिक आपातकाल की घोषणा किया गया था आपके इसी श्रीलंका में। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष पद के रूप में पदभार ग्रहण किया है और अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल 2018 से 2022 ये इसी वर्ष समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। किसके साथ में? भारत और यूएई के साथ में। आपको याद हो जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ है और IPL कोविड काल में जो आपका हुआ था, दोनों का आयोजन इसी आपके यूएई में किया गया था, याद रखिएगा। और भारत के द्वारा IIT की पहली IIT आपकी विदेश में कहां पर स्थापित की जाएगी? तो वो भी आपका इसी यूएई में स्थापित किया जाएगा, जहां पर अभी हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 18 फरवरी को। ये जो आपका शिखर सम्मेलन है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये जो वहां के इस समय यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति के मध्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो दोनों देशों के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तथा यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, यानी भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ ये शिखर सम्मेलन आपका 27 जनवरी को संपन्न हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हैं मध्य एशिया के ये जो 5 देश हैं, ये पांचों इसमें भागीदार थे, हिस्सा इसमें इन्होंने लिया था। और नेक्स्ट हमारा है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये आपका जो 21वां है संस्करण, याद रखिएगा। और इसका आयोजन एक प्रकार से भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 दिसंबर को नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में। यह जो है भारत एवं रूस के बीच में 28 समझौतों पर इसमें हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें भारत और रूस के एक प्रकार से जो आपका 2+2 मीटिंग होती है, ये कौन कौन से देशों के साथ होती है? तो ये अमेरिका के साथ में, जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में और रशिया के साथ में भी इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इस प्रकार से 2+2 मीटिंग ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत 2+2 वार्ता कितने देशों के साथ करता है? तो 4 देशों के साथ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 26वां संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन शिखर सम्मेलन। कौन सा? COP26 के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, COP26 यह जो आपका सम्मेलन स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ है और COP26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इटली की साझेदारी में किया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश
नागरिक कौन थे? आलोक शर्मा, इन्हीं के द्वारा COP26 के अध्यक्ष थे और शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। किसके द्वारा? इसकी सबसे पहली बात कि इसकी कहां पर संपन्न हुआ है? तो स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में। भागीदार राष्ट्र कौन सा था? तो इटली था। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री ने भाग लिया है और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय ब्रिटिश जो हैं आलोक शर्मा इसके अध्यक्ष थे। यहां पर जो है COP26 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचामृत का मंत्र दिया गया है और पंचामृत के तहत भारत ने विश्व के समक्ष निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। पांच बातें इसके अंतर्गत कही गई हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। दूसरा, 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। नेक्स्ट हमारा है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। जबकि चौथा पॉइंट है, भारत वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा और वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य रखेगा। इसी को पंचामृत का नाम दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है। इसके अलावा COP26 के दौरान यूनाइटेड किंगडम, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस के द्वारा आइरिस को लॉन्च किया गया है। किसको? आइरिस को लॉन्च किया गया है। आइरिस क्या है? तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट्स, एक प्रकार से इसका पूरा नाम होता है। आइरिस को लॉन्च किया गया है इन देशों के द्वारा। उसके अलावा COP26 के दौरान 2 नवंबर को भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा? ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। COP26 के दौरान अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अन्य भागीदारों के द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया है। जबकि इसी दौरान एडॉप्टेशन रिसर्च अलायंस को भी लॉन्च किया गया और COP26 के समापन पर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट नाम के एक जलवायु संधि पर भी सहमति बनी है। इतने ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे COP26 से संबंधित, याद रखिएगा, जिसका आयोजन ग्लासगो में किया गया था। अगला हमारा है चौथी ISA की सभा। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जा रही है और इसकी चौथी सभा का आयोजन इसका वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया है। कहां पर? तो 205, ये आपका पहली सभा कहां पर आयोजित हुई थी? तो 2018 में ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो दूसरी सभा आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 2019 में। तीसरी इसका आयोजन वर्चुअल रूप से हुआ था और चौथी भी वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। इस सभा में 74 सदस्य देश, 34 पर्यवेक्षक और संभावित देशों की सहित कुल 108 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था ISA की इस बैठक में। ठीक है। इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण आपकी बैठकें थी वो संपन्न होती हैं। उसके अलावा याद रखिएगा आसियान की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कंबोडिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो कंबोडिया के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन का मतलब पूरे विश्व में अलग अलग देशों में नए नए राष्ट्रपति, नए नए प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है और या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपके स्तर पर कई सारे संगठनों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। देखेंगे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति की गई है। सबसे पहला है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। ठीक है। किसने ये आपका पदभार संभाला है? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। क्योंकि आपने देखा श्रीलंका में हालात बहुत बेकाबू थे, वित्तीय आपातकाल, एक प्रकार से आर्थिक आपातकाल था और यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए थे और यहाँ पर नए जो राष्ट्रपति बने हैं नाम है रानिल विक्रमसिंघे। उसके अलावा नेक्स्ट हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। कौन बने हैं? तो इजराइल के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है यायर लापिड। क्या नाम है? यायर लापिड ने पदभार ग्रहण किया है किसके स्थान पर? नप्ताली बेनेट के स्थान पर। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर नप्ताली बेनेट बने थे और उनके स्थान पर आए हैं कौन? तो यायर लापिड। उसके अलावा हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? तो हांगकांग तो वैसे एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता का दावा करता है, लेकिन चाइना में इसे चाइना हांगकांग को, ताइवान को, मंगोलिया को, इन सारे क्षेत्रों को अपना दावा करता है कि वो हमारे देश हैं। ठीक है। तो 1 जुलाई 2022 को जॉन ली ने हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का
पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने इस पद पर कैरी लैम का स्थान ग्रहण किया। किसका स्थान? तो कैरी लैम का। नेक्स्ट है कोलंबिया का राष्ट्रपति चुनाव। अभी हाल ही में कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जिसमें यहां पर कोलंबिया के लिए ऐतिहासिक समझौते गठबंधन के उम्मीदवार नाम है गुस्तावो पेट्रो। इनको जो है सबसे ज्यादा 50.42% मत प्राप्त हुआ है और ये इसी के साथ नए राष्ट्रपति के रूप में कोलंबिया में निर्वाचित हुए हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। नाम क्या है? गुस्तावो पेट्रो। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री जैसा अभी हमने पढ़ा था कि क्वाड सम्मेलन में जो एंथोनी अल्बनीज शामिल हुए थे, वो नए राष्ट्रपति यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की 47वीं संसद के सदस्यों के चुनाव आयोजित किए गए हैं, जिसमें एंथोनी अल्बनीज की पार्टी ने, इनके नेतृत्व वाली पार्टी ने, लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है और इसी के साथ ये देश के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में एंथोनी अल्बनीज ने पद को ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है यहाँ पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है रोड्रिगो चावेस। ये कोस्टारिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। रोड्रिगो चावेस इनका नाम है, याद रखिएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री एलिशा बेत बॉर्न ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, जबकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एमेनुअल मैक्रो। उनका भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आपने देखा फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जो 10 से 24 अप्रैल के बीच में किया गया है। इसमें कुल वैध वोटों का 58.55% यहाँ पर प्राप्त करके इमैनुअल मैक्रो जो है विजेता बने हैं। और वर्ष 2002 में जैक्स सिराक पुनर्निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे और दोबारा पुनर्निर्वाचित होने वाले कौन बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रो। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन। पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, कौन थे? इमरान खान थे। एक प्रकार से उनके खिलाफ जो है वहाँ की संसद में एक प्रकार से महाभियोग लाया गया था और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद जो है वो प्रधानमंत्री पद से इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया था, जो पीटीआई पार्टी से एक प्रकार से संबंधित थे। और प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर होने वाले इमरान ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। और पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमेशा सत्ता परिवर्तन तख्ता पलट के माध्यम से होता है, लेकिन यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पहली बार पास किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और गठबंधन के समर्थन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के अध्यक्ष जो हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, 23वें प्रधानमंत्री के रूप में। ये पंजाब के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति चुनाव 2022। 12 मार्च 2022 को ये आपका संपन्न हुआ है, छठे राष्ट्रपति चुनाव। इसमें सरदार बर्दी मुहामेदोव को जो है ये आपके लोकतांत्रिक पार्टी से संबंधित हैं। इन्होंने 72.97% मतों के साथ जीत हासिल की है और तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट है हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव। हंगरी में एक महिला राष्ट्रपति यहाँ के एक प्रकार से चुनाव में विजयी बनी है, याद रखिएगा। नाम है कैटलिन नोवाक। क्या है? कैटलिन नोवाक देश की नई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं और इसी के साथ वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी किसी भी इंटरनेशनल लेवल में किसी देश में महिलाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कहीं पर महिलाओं की नियुक्ति होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, 2020-21 के दौरान हंगरी की परिवार मामलों की मंत्री रह चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ फैमिली अफेयर्स भी रह चुकी हैं और अब राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव 2022। कहाँ का? दक्षिण कोरिया। यहाँ के जो राष्ट्रपति चुनाव में यून सुक योल, इनकी पार्टी ने 48.56% मतों के साथ में जीत हासिल की है और इसी के साथ
यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? युन सुक योल यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है मैग्डलेना एंडरसन। कौन? मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर निर्वाचित हो चुकी हैं। और होंडुरस में पहली महिला राष्ट्रपति, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। होंडुरस में कौन? शियोमारा कास्त्रो। कौन है? शियोमारा कास्त्रो। ये लिब्रे पार्टी से संबंधित है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं होंडुरस में। अगला हमारा है जापान आम चुनाव 2021। जापान आम चुनाव 2021, आपको पता है जापान में यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी अभी कुछ दिन पहले, याद रखिएगा, कुछ महीने पहले आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है जापान में हुए आम चुनाव में निवर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के नेतृत्व में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुल 465 सीटों में से 259 सीटें प्राप्त की है और इसी के साथ बहुमत के परिणाम स्वरूप फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। कौन? फूमियो किशिदा अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर भी आए थे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री वहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भी गए थे, याद रखिएगा। बारबाडोस में पहला राष्ट्रपति चुनाव, इसके पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि बारबाडोस अभी हाल ही में एक प्रकार से स्वतंत्र होने वाला सबसे अंतिम गणराज्य बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर भी चुनाव हुआ है और यहां पर सेंड्रा मिशन इनको राष्ट्रपति चुना गया। काफी नाटकीय ढंग से यहां पर चुनाव हुए हैं। सेंड्रा मिशन को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया और ये एक प्रकार से बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का भी गौरव इनको हासिल हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ ही यानी क्योंकि आपको पता है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी यहाँ पर इस द्वीपीय देश में बारबाडोस के प्रमुख के रूप में 2021 को इन्होंने शपथ लिया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जगह पर। और सेंड्रा मिशन ने शपथ लिया है क्योंकि इनका एक प्रकार से इन्होंने पूरी तरह से इस आपके देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है कनाडा संघीय चुनाव 2021। ये आपका जो कनाडा संघीय चुनाव है इसमें लिबरल पार्टी ने 338 में से 160 सीटों पर जीत हासिल की है और इसी के साथ जो हैं जस्टिन ट्रूडो जो 49 वर्ष के हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले और कनाडा के 8वें नेता, दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कनाडा के संघीय चुनाव में कौन बना है? तो नाम है जस्टिन ट्रूडो। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जिसमें अमातुल्ला सैयद इब्राहिम राइशी ये 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लेंगे। ठीक है, कौन लेगा? तो इब्राहिम राइशी किसके स्थान पर? हसन रूहानी। और ये ईरान के न्यायाधीश के रूप में भी 2019 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक ईरान के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नाम है इब्राहिम रईसी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की, इसके संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण निर्वाचन हुए थे पूरे विश्व में, जितने भी देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्तियां हुई थी, उन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, जो भी जिन देशों में महिलाओं की नियुक्तियां हुई हैं, जैसे आपने देखा स्वीडन में, होंडुरस में, हंगरी में, उसके अलावा बारबाडोस में, इन सारी जगह पर महिलाओं की नियुक्तियां हुई हैं और ये देश काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय आपदाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा है जापानी द्वीप क्यूशू में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आपको तो पता है जापान छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये आपका बसा हुआ है, जिनमें क्यूशू है, शिकोकू है, होन्शु है, होक्काइडो, ये सारे आपके द्वीप हैं और इसी में से एक क्यूशू द्वीप पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। दूसरा हमारा है टाइफून चाबा। ये टाइफून चाबा कहां पर आया है? तो ये चीन के तट से टकराया है आपका टाइफून चाबा। नेक्स्ट हमारा है माउंट बुल्सन ज्वालामुखी। माउंट बुल्सन ज्वालामुखी, इसका संबंध कहां से है? तो ये आपका फिलीपींस के शोरसोगोन प्रांत में स्थित बुल्सुन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा कहां से संबंधित है? तो फिलीपींस से इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारा है चक्रवात आसानी चक्रवात। यह आपका 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आपका बना था और इसने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम एवं नरसापुरम के मध्य में लैंडफॉल किया था। ये जो आपका चक्रवात है आसानी।
उसके अलावा आसानी जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो श्रीलंका के द्वारा इस नाम को दिया गया था। और इसके पहले दिसंबर 2021 में जवाद नाम का एक तूफान आया था जो भारत में इसने लैंडफॉल किया था और इसका नाम जो है सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। उसके पहले आपने देखा एक चक्रवात आया था गुलाब नाम से, इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, गुलाब नाम का जो चक्रवात था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ताल ज्वालामुखी। अभी हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसका संबंध कहां से है, तो फिलीपींस से इसका संबंध है। आपके एग्जाम में हमेशा अगर आपदाओं से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में इस ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसका संबंध कौन से देश से है, तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस से इसका संबंध है। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट, कहां पर, टोंगा में। अभी हाल ही में 15 जनवरी 2022 को टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और यह विस्फोट समुद्र के अंदर स्थित हुंगा हपाई हुंगा टोंगा नामक ज्वालामुखी में हुआ है। नाम काफी इसका इंटरेस्टिंग है, नाम है हुंगा हपाई हुंगा टोंगा नाम का ये ज्वालामुखी है जो कहां पर है, तो टोंगा में। उसके अलावा पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल, कहां पर, पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया। क्यों, क्योंकि जो है 6000 बैरल कच्चा तेल जो है इसका रिसाव हो गया था समुद्र में पेरू के पास में, जिसकी वजह से यहां पर 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है माउंट सेमरू ज्वालामुखी विस्फोट। कौन सा, माउंट सेमरू ज्वालामुखी। ये जो माउंट सेमरू ज्वालामुखी है ये कहां पर है, तो ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है, जहां पर 4 दिसंबर को विस्फोट हुआ है और यह द्वीप जावा का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, नाम है माउंट सेमरू। ये तो आपके एग्जाम में इसके पहले भी कई बार आ चुका है माउंट सेमरू, और ये है कहां पर, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट हमारा है टाइफून रॉय। टाइफून रॉय कहां पर आया है, तो ये फिलीपींस के तट से टकराया है टाइफून रॉय 16 से 18 दिसंबर 2021 के बीच में, और इसे सुपर टाइफून के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। और इसका नाम किसने दिया था, तो माइक्रोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोनेशिया के द्वारा इस टाइफून रॉय का नाम दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चक्रवात गुलाब। ये आपका वही गुलाब है जिसका जो आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच में ये एक प्रकार से टकराया था, प्रभावित किया था, और इसका नाम दिया गया था किसके द्वारा, तो पाकिस्तान के द्वारा गुलाब का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे उन सारे पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अपने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को 3 भागों में हमने विभाजित किया है ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो और आसानी से आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, 3 पार्ट में सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित। उसके पहले आपके राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक परिदृश्य, खेल परिदृश्य से संबंधित सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। सारे आपके जो वीडियोस पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर का आपको एनालिसिस वहाँ पर दिया गया है। ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें विशेष रूप से बिहार पीसीएस को भी जोड़ा जाएगा जो एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।